तो मेरे दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस, आज मैं देखने जा रहा हूँ शंबाला के रहस्य नहीं देखेंगे आज गाइस। आज अपन देख रहे हैं राज शमानी। आई ऑलमोस्ट गॉट किल्ड। देखते भाई, सांप वाप लेकर आए भाई इन लोग तो आज। देखते इस पॉडकास्ट में क्या मज़ा आता है। और पॉडकास्ट में मज़ा नहीं आया ना, तो देखना फिर देखना भाई। वो चुंबन नहीं करवाना चाहते कि उसे ये पसंद नहीं है। चुम्बन नहीं कराना चाहते भाई? सबटाइटल क्यों आ गया भाई मुझे? नहीं, चलो अभी इसमें सुनता हूँ मैं भाई। चुम्बन नहीं कराना चाहते, अभी डब्ड ही देखूंगा भाई। चल, नहीं। चुम्बन नहीं कराना चाहते, न- चुम्बन नहीं कराना चाहते। डन डन डन। ये जो आप देख रहे हैं वो एक बर्मी अजगर है। क्या आप पॉडकास्ट पर पहले कभी इस तरह की स्थिति में रहे हैं? भारत में एक हाथी ने आप पर हमला किया था। वहाँ एक मैदान था जिसमें सुंदर पेड़ थे जिन भाई ये तो फुल जंगल वाला सफारी एडवेंचर है भाई। तो अच्छे से सुनना पड़ेगा भाई मुझे। तो मुझे जंगल वंगल के बारे में ज़्यादा पसंद है इस चीज़ें, इसके लिए मैंने ये पॉडकास्ट लगाया है। हाथी जंगलों के बारे में, जानवरों के बारे में। अचानक चीखने लगता है और फिर अपनी सूंड से एक पेड़ पे जोरदार प्रहार करता है। पेड़ टूट के बिखर गया। अरे क्या डब किया है भाई, खतरनाक। AI generated visuals, no illustrative purpose only. For illustrative purpose only. No animals were harmed in the production of these visuals. मैं दौड़ में लगा और आखिरकार हम नाले के किनारे पहुंच गए। तो मैंने बस छलांग लगाई, 12 फीट नीचे लुढ़क गया और अपनी पीठ के बल धप से नाले में जा गिरा और हाथी उस खाई के किनारे तक पहुंच गया। वो इतना गुस्से में था कि उसने एक लकड़ी उठाई, अपनी सूंड में ऊपर उठाई और मेरी तरफ फेंक दी और वो लकड़ी धप से मेरे सिर के बिल्कुल पास आ गिरी। मैंने सोचा मैं जिंदा हूँ। फिगरिंग आउट के इस 500वें खास एपिसोड में हमारे साथ हैं पॉल रोसोली, जो एक संरक्षणवादी और लेखक हैं और उन जगहों पर जाते हैं जहां ज्यादातर लोग देखने की भी हिम्मत नहीं करते। आपने भारत में पैदल चलते हुए बाघों का पीछा किया है। जब डेंजर आदमी है भाई ये तो। पॉल रोसोली ऑफिशियल। मेरी भी गाइस जिंदगी में कभी तो इच्छा है मैं शेर को, टाइगर को, चीता को कभी मैं ऐसे टच कर सकूं, मतलब प्यार की नज़रों से, और वो भी मुझे पैम्पर करे। क्या मज़ा आएगा गाइस। मैं भी टाइगर क्लैन से बिलोंग करता हूँ भाई। मैं भी टाइगर क्लैन से बिलोंग करता हूँ मैं भी। आप मेरा पूरा सरनेम देखोगे गाइस तो आपको पता चल जाएगा मैं टाइगर क्लैन से बिलोंग करता हूँ। जंगल में बाघ को देखते हैं तो वे इतने बड़े होते हैं और उनके पंजे इतने विशाल होते हैं और धरती पर अब सिर्फ क्या 5,000 ही बचे हैं। और ये अब तक किस धरती पे सिर्फ 5,000 टाइगर्स बचे भाई। 5,000। महान स्थलीय शिकारी में से एक है। बाघ जैसा और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण वर्षावन के अंदर क्या हो रहा है, तो ये एपिसोड जरूर देखें। आपने कहा है कि अमेज़न रात में सेक्स और मौत का त्योहार है। अमेज़न को धरती का सबसे बड़ा प्राकृतिक युद्ध क्षेत्र कहें, क्योंकि इन विशाल अद्भुत पेड़ों के हर एक एकड़ में मेंढक, सांप, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ सब खाने और प्रजनन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जंगल रात में मतलब जंगल में रात में सिर्फ वही होता है? वही दो चीज़ होती है जंगल में रात में? वही दो चीज़ होती है जंगल में रात में? मतलब कुछ तो नया तो सीखने तो मिला भाई। पता तो चला कि जंगल में रात में मंगल होता है। मतलब जो भी था और जिसने सोच के नहीं लिखा था जंगल में मंगल है, उसने राइट लिखा था। रात में जंगल में मंगल होता है और रात में प्रेडेटर्स बाहर घूमते हैं अटैक करने के लिए। ओके। पॉल रोसोली ऑफिशियल। कुछ नहीं होगा। इस समय सबसे परेशान करने वाली अवैध चीज क्या है जो चल रही है, जिसके बारे में हमें शायद पता नहीं है? हथियारों, ड्रग्स और महिलाओं के बाद वन्य जीवों का अवैध व्यापार धरती का चौथा सबसे बड़ा काला बाजार है। वाकई बहुत अंधकारमय और परेशान करने वाला। धरती का चौथा सबसे बड़ा काला बाजार है और ये वाकई बहुत अंधकारमय और परेशान करने वाला है। सिर्फ अमेज़न और अफ्रीकी जंगलों से निर्यात लगभग 23 अरब डॉलर सालाना है। ये पागलपन है। ये जानवर कौन लोग खरीद है? कुछ लोग मानते हैं कि टाइगर पेनिस वाइन पीने से उनका आकार बड़ा हो जाएगा और फिर हाथी दांत के लिए क्या? टाइगर पेनिस वाइन पीने से क्या? टाइगर के पेनिस का वाइन? दांत के हाथी के बारे हाथी के दांत के बारे में तो मुझे पता है भाई।
टाइगर के पेनिस वाइन फर्स्ट टाइम सुना मैंने। ये और कौन सा देश सबसे ज्यादा कौन लोग खरीद है? कुछ लोग मानते हैं कि कौन लोग खरीद है? टाइगर पेनिस वाइन पीने से उनका आकार बड़ा हो जाएगा और फिर हाथी दांत के लिए, गैंडे दांत के लिए। हाथी दांत और गैंडे दांत के बारे में तो बहुत सुना है मैंने। कौन सा देश सबसे ज्यादा खरीद है? चाइना सबसे ज़्यादा खरीदता है। आपने चाइना खरीदता है सबसे ज़्यादा। चाइनीज़ लोग इसीलिए भाई कुछ तो अलग प्लानिंग कर रहे लगता है। चाइनीज़ लोग कुछ अलग प्लानिंग कर रहे। तर्क दिया है कि यदि आप मनुष्यों को हटा दें कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप चींटियों को हटा देंगे तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। वे पूरा तंत्र चलाते हैं, इसलिए चींटियों को हटाने पर हमारे सभी इकोसिस्टम खत्म हो जाएंगे। वो कौन सा जानवर है जो विलुप्त होने की कगार पर है? मुझे बताओ, तुम कैसे समझते हो कि सांप कैसे होते हैं? चींटी भाई कुछ तो भाई इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉडकास्ट, अच्छे से देखना भाई ये पॉडकास्ट। इंसानों को हटा दिया तो धरती को कुछ नहीं होगा, बट चींटियों को हटा दिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। गैर विषैली आप कैसे पहचानते हैं? तो लोगों को सांपों के बारे में शिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें एक सांप दिखाया जाए। ये एक छोटा बच्चा जानवर है, इसलिए आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये कितनी सुंदर है। ये कोई ट्री ब्रुकनून है? अरे मेरी तरफ देखो। इस एपिसोड को हमारे ट्रैवल पार्टनर गोई बीबो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऐप There is a lot about the job. अरे भाई यार Isn't actually that fun. मुझे बताइए, अगर कोई आपको पहली बार देख रहा है और उसे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगेन वे आपको पहली बार देख रहे हैं, तो आप उन्हें अपने बारे में कैसे बताएंगे? अपने बारे में उन्हें बताइए। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो दुनिया भर के वर्षावनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। मेरा काम एक संगठन जंगल कीपर्स का संस्थापक और फील्ड डायरेक्टर होना है, और हम अमेज़न वर्षावन के 1,36,000 एकड़ क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी विशालता की कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि वहां कितने जानवर, पेड़ और अब तक अनजानी दवाएं मौजूद हैं। वहां पूरे मानव समुदाय रहते हैं जिन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए वर्षावनों की रक्षा करना बेहद जरूरी है। वर्षावन रेन फॉरेस्ट की रक्षा करना बहुत जरूरी है, ऐसा बोल रहे हो? के मात्र 6% हिस्से में है। हम इन्हें तेजी से खो रहे हैं क्योंकि यहाँ खनिज, पोषक तत्व और संकटग्रस्त प्रजातियां प्रचुर हैं। लेकिन हमें इनकी जरूरत है क्योंकि इसी 6% क्षेत्र में पृथ्वी का 50% जीवन समाया हुआ है। तो रेन फॉरेस्ट में पृथ्वी का 50% जिंदगी छाई हुई है मेरे दोस्त। एक अविश्वसनीय अवतार खजाना है, जादुई भूमि है, जिसे हम मिटा रहे हैं और जिसके बिना हम रह भी नहीं सकते। तो मेरा काम यही है कि जानवरों और वर्षावन को हमारे द्वारा नष्ट होने से बचाऊं। और आपको यह विचार कब आया? सबसे पहली बार आपको कब महसूस हुआ कि शायद इसे जंगल की रक्षा करने वाले के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? हाँ, कई लोग मुझे मैसेज कर पूछते हैं, मुझे आपकी जैसी नौकरी कैसे मिलेगी, मुझे भी यही काम करना है। मैं कहता हूं, देखो, कभी भी किसी और के रास्ते की नकल ना करें। इसलिए आपको अपना खुद का रास्ता बनाना चाहिए, रास्ता और उसे अपने तरीके से करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको किसी गुरु को ढूंढना चाहिए जिसके अधीन आप सीख सकें। आपको ऐसा कोई व्यक्ति तलाश करना होगा जो बिल्कुल वही काम सबसे ऊंचे स्तर पे कर रहा हो जिस तरह से आप करना चाहते हैं। तो मेरे पास जेजर है जो एक ट्रैकर और वैज्ञानिक थे और एक अद्भुत जंगल के आदमी थे। तो मैंने 5 शायद 10, मैं कहूंगा लगभग 7 सालों का लंबा समय पूरी तरह से सिर्फ उनसे सीखने और समझने में बिता दिए। And so he would take me on adventures, basically these expeditions we would go into भाई part. इसको इंग्लिश में देखते हैं अपन भाई, कुछ तो अच्छे थोड़ा इंग्लिश तो समझ में आएगी, इंग्लिश तो सीख लेंगे भाई, थोड़ी सी तो इंग्लिश तो सीख लेंगे भाई, सबटाइटल लगा के पढ़ेंगे भाई अच्छे से। आपको नहीं समझेगा कुछ तो मैं बोलने लग जाऊंगा भाई, मैं भी कुछ गलत बोलूँगा तो आप मुझे बोलने लग जाना कमेंट्स में। ओके, डन, पार्टनरशिप, ओके, लेट्स गो। The Amazon that no one's allowed. And his family is allowed because they're indigenous. And so they go on ceremonial hunting trips deep into the jungle. And we'd go for 10 days in an open canoe just up the. And so when it rains, you're freezing cold. When the sun is out, your skin burns. And I'm talking about 8 hours of sunburn. And then the following day,
it's freezing cold all day because rain, sun. You have no protection from the elements. And we just take our clothes off. It's actually easier to be naked in the jungle in those times because if you get your clothing wet, then you have nothing dry at night. So we'd hunt for our food and fish for our food and learn the forest. And they said, take your shoes off if you're going to hunt with us. Your shoes are too loud. And so I learned to walk barefoot in the Amazon. And you just study and you learn why do local people turn into loggers and gold miners and how do the local people relate to their forests. And so 7 years of study like that. And then, at that point, then I started to do a little bit of telling people, okay, I've had these amazing adventures. I've seen anacondas. I've seen these amazing ecosystems like the floating forest. And I'd learned enough about the jungle that people started asking me about the jungle. And then I started saying, well, I know what we need to do to protect this. And I said, if we just had the funding, we could do this. And so you have the logistical know-how. Yeah. And then I had the plan, but it took all those years. And I had to have all of that base knowledge. It's like doing your PhD in the wild. And then I started going, okay, if we were called the jungle keepers, we could be the ones protecting the jungle. And at first it was just an idea. And then I drew the logo. And then I started going, and if you can speak it, you can make it happen. If you can just, as you start saying it out loud, you go, I'm going to run a marathon. You start telling everyone, Mom, I'm going to run a marathon. My friends, I'm going to run a marathon. Start telling them, and then you go start running. And it's like, then they expect you to run a marathon. Yeah. So I said, I'm going to protect the Amazon. Right? But tell me the day one, okay, when you're in Amazon, in your book, you also mentioned that JJ, he doesn't teach you anything. He shows you something. Right? Yeah. Yes. So you just learn by observing. You don't actually learn by, there's no course or something that he walks you through. He would push you into it. You learn by experiencing. So the first time we were going up the river. उसका जो पार्टनर था जोसेफ, वो उसको लेकर गया. जोसेफ ही नाम है, क्या पता JJ बोल रहा है, पर वो उसको लेकर गया भाई जंगल के अंदर. वो बोला तेरे को सीखना है ना भाई जंगल के राज, आ जा, तेरे को जंगल में साथ में लेकर जाऊंगा मैं, तू देख के सीख, आ जा, देख के सीख, तेरे को ऐसा मैं थियरी में नहीं बताऊंगा, तू देख के सीख. And JJ said, I know about the medicines and I'm going to teach you about the trees and I'm going to teach you this. Okay, cool. And I said, well, I love snakes, so I'm going to catch snakes. He said, really? He said, I'm so scared of snakes. He said, my people, he goes, we kill the snakes. I said, I love snakes. I said, you're not killing snakes around me. I'm going to teach you how. He goes, we kill the snakes. I said, I love snakes. I said, you're not killing snakes around me. I'm going to teach you how to do snakes. So we're going up the river for one whole day. We camp on the side of the river out in the open in the middle of the Amazon. That's how deep we're going. You go for 10 hours from the nearest place. And this isn't like the jungle anywhere else. This isn't like you go and there's a village. No, you go and there's just jungle. Like ऐसे बैठ के भाई मेरी तो हड्डी आजकल दुखने लगी है भाई. जल्दी बुढ़ा तो नहीं हो रहा मैं. प्रे करो गाइस, मैं जवान रहूं जल्दी. The way the day God made it, like it's just a planet like it was 10,000 years ago, just jungle from horizon to horizon. We're just going on this little river. Camp on the side of the river. Second day. Now we're 7 hours on. बोल रहे कि भाई ऐसा लग रहा था वो जंगल 10,000 साल पुराने में सदी में आ गया वो जंगल के अंदर जाती. पहले दिन हम लोग ने कैंप लगाया नदी के सामने. उसने तो ये भी बोला कि भाई सांप से उसको डर लगता था पहले, पर उसके दोस्त ने बोला हम सांप नहीं मारेंगे, मैं तुझे प्यार करना सिखाऊंगा सांप से. Second day. And we see this big snake on the side of the river. Big, athletic looking colubrid. And I go, look at that whip snake. And JJ's like, great, stop the boat. And he goes, come on, shirt off. He goes, let's go. And he jumps into the Amazon River. Now, I'm from New York. So I'm going, aren't there stingrays and piranhas and anacondas and caiman and all of these terrible things in there? And he's like, no, come on. We get up into our necks. And so that's the first example where he just goes, let's go. So I can just use ChatGPT, right? Why do I have to attend your workshop? See, that's the biggest misconception that I went, shit. भाई साहब सीधा पानी के अंदर बोला, कूदो पानी के अंदर, और पानी के अंदर लेकर गया भाई, डायरेक्ट कूद आके बोला चल एक्सपीरियंस करेंगे भाई. वो बोला पानी में मच्छी में पिराने नहीं है भाई, तो मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ, पिराने ये सब नहीं है पानी के अंदर. एनाकोंडस क्या हो सकते हैं पानी के अंदर, कीड़े बड़े. वो बोला चल तो आ जा भाई, अभी उसको बताता हूँ मैं.
I put my feet down on the bottom of the river and it's sand. It's all clean. I said, don't we have to worry about stinging? He said, don't worry. Come on. He said, you catch that snake. We didn't catch the snake because it was daytime and the snake was fast. But I went, whoa. You know, most of the scientists I know, they wear big boots and they have, you know, insect repellent and long sleeves and, you know, glasses and hats and all these things to protect them like it's a spacesuit. JJ's method, because he's local indigenous, was you take off your shirt and pants. You only need a machete. That's part of your arm. That's part of your body now, the machete. And so I started learning like that. The first time we saw a crocodile, he said, you think you can catch that? I said, I think so. He goes, great, grab it. So I had to grab my first crocodile, you know, just jump on the neck and restrain it. And so, you know, my job when I went there, I should say, this is not just jumping on animals. It was also that I had a research position doing research on birds. So someone who is doing their doctorate in macaws, studying the macaw populations all around the world. There's, I think, 16 something species of macaws. Most of them are endangered or extinct in the wild because people want the colorful feathers, their habitats being destroyed. मकाऊ पंछी को विलुप्त हो चुके हैं। मकाऊ पंछी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं गाइस, क्योंकि लोगों को उनके पंख ज़्यादा पसंद है गाइस। मैंने तो ऐसा और एक वीडियो देखा था गाइस यार, समुंदर के नीचे जो सी बेड होता है गाइस, एक कौन सी तो मच्छी खाने के चक्कर में लोगों ने पूरा सी बेड को डिस्ट्रॉय कर दिया एक मच्छी खाने के चक्कर में। नहीं तो नीचे समुंदर के नीचे भी इतना सुंदर पहाड़ होते थे गाइस, क्या क्या होता था। Are being cut down, and in this virgin part of the Amazon, there's still wild, like just clouds of red and blue flying across the sky. The most beautiful birds, these huge parrots. And so my job was to sit there every morning from like 7 a.m. to 1 p.m. just looking at where the birds come. They come to this one spot on the river and said, how many birds this hour? What's the weather conditions? You know, and I'd have to put in my half a day of research, and the rest of the day, they said, the whole Amazon rainforest is yours. Go nuts. And there were no rules. No rules whatsoever. That was a cool thing because it was JJ's research station. So he just went, yeah. Go mad. Go mad. I said, I'm going to go out at night with just my flashlight. He said, go. I said, I don't know what time I'm going to be back. He said, I hope you survive. It was just no rules. It was all up to me. So you're walking through this place of trees that are 160 feet tall with vines, and there's jaguars, and that was great, man. I'd been kept in school with rules my whole life, and you know, to go, can I go to the bathroom? Shut up. Yeah. So tell me, if I followed you for one day, like what you're explaining sounds like a different world. Yeah. Right. You come from this world, and you said the moment you see a snake, your first thought in your mind was, oh, aren't they going to be like something in the water, or isn't the snake going to bite, or something? This will happen, that will happen. So your human brain, your modern world brain kicks in, right? So if I follow you in the Amazon for the first time with you, at what point of the day I stop recognizing the rules of this world? At what point just I forget that I come from a different world, and this jungle becomes a new world for me? I think really quickly, because you're on this boat and you're going up this river, and you almost can look back over your shoulder and look at like your civilization's back there. And then there's the feeling of knowing that there's no police, there's no ambulance, there's no help if anything goes wrong. So if you're following me and one of us breaks our ankle, the other one has to carry him. And you're in the wilderness, and in the jungle, if you get off the boat and you go into the jungle, you couldn't see 10, 15 feet that way. There's so much plants in the way that you have to rely on your machete. You'd have to rely on me for every step, because if you take a step in the wrong direction, there might be a wasp nest under that leaf. If you get surrounded by wasps, you could be stung so much you die. If you भाई साहब जंगल है भाई, जंगल। take a step in the wrong direction, there's वो बोल रहा है कि भाई साहब जंगल में तुम चले जाओगे, एक बार जंगल में घुस जाते हो आप, तो आप बोट में है बेटा मैं, और मैं पीछे देख रहा हूँ, मेरे पूरे सिविलाइजेशन तो पीछे छूट गया है। एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं, पुलिस नहीं, कुछ नहीं, जंगल में नो रूल्स, कुछ भी नहीं। अभी जंगल में मैं अंदर आ गया हूँ, मेरे साथ कुछ भी होता है तो मुझे इस बंदे के ऊपर ही भरोसा रखना पड़ेगा। ये बंदा मेरे को उठा के लेकर जा सकता है, कुछ कराना कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। मेडिसिन क्या, कुछ भी नहीं भाई। जो कुछ है अभी ये बंदा ही है, और ये मैं ही हूँ इसके साथ में।
और जंगल में कुछ भी मिल सकता है भाई, वास्प बीज मिल सकते हैं बहुत सारे एक जगह पे, और उन्होंने तुमको डंक मार दिए बहुत सारे, तो डंक मार मार के मार डालेंगे भाई उन लोग तो। और तुमको सब सर्वाइव करना है। जंगल में थोड़ा चलते ही आगे पीछे, थोड़ा थोड़ा आगे चलते ही सब गायब होने लग जाता है, सब झाड़ सब छुपा देते हैं चीज़ों को। डेंजर है ब्रो। that are this big. You trip, that thorn goes straight through your neck. And so anything can happen in this jungle. It's also, again, it's not that dangerous, but what could happen. I've had people standing right next to me slip, fall, and break their arm in half. I've had people standing next to me and trip, fall, and put their hand through the thorns. And so I go, don't touch that. I'm like, ooh, he touched the tree. And now it's like, you know, like, can you watch out for that mud? It's slippery. She broke her arm. I'm like always But trying to keep people safe. But at what point this awareness kicks in? Again, There has to be some point, right? Like yeah, there it's has to pretty be soon. some For moment. some people, it's going to be the first day, the first night, the next morning. A lot of times when you see the dawn come up over the jungle. But what really happens is the first time our boat hits the ground and we can't get it out, and you have to jump in the river and you have to push. So here's the interesting thing about the jungle. Here's the interesting thing about all nature is that it doesn't matter who you are, where you come from, what religion you are, what color you are. It doesn't matter anything. The rocks and the rain and the river, they have their own rules, and we have to play by their rules. And they're the ओ क्या डेंजर चीज़ बोला है भाई। द रेन, द रॉक्स, द रिवर्स हैव देयर ओन रूल्स एंड वी हैव टू प्ले बाय देयर ओन रूल्स। original rules. And they're real. And so if दे आर द ओरिजिनल रूल्स। रॉक्स का रूल्स है भाई, रिवर का रूल्स है भाई, और बारिश का रूल्स है भाई। if our boat gets stuck and the river is dropping because it hasn't rained in days, we might not be able to leave that spot for a week. And so we have to camp there. And then we have to figure out how to get food once we run out of food. We might not have a week of food with us. How do we protect ourselves from the sun? Do we go in the jungle where there's mosquitoes? Do we stay out here where there's sandflies? Do you भाई मस्किटोज है, सैंड फ्लाइज है भाई, कसम। catch piranhas? And it's like you have to, and then, oh wait, now it's raining. Now we have the opposite problem. Now the river's going up 10, 15 feet in 4 hours. Now the boat's racing downriver and there's trees the size of a truck coming down the river. And we have to say, holy shit, we have to get this और बारिश गिरने लगा तो झाड़ वाड़ टूट के सब पानी के अंदर। motor started. The motor doesn't start anymore. And so now we have to use poles to push ourselves off the side of the river. And it's like you और बीच में पानी आ गया भाई, एक पानी। वो बहुत बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं, समझो। बोट चलाते चलाते बीच में ही बोट पानी का जो लेवल है वो कम हो गया। इंग्लिश तो आती है भाई आप लोग को, तो भी मैं बता रहा हूँ। जिनको नहीं आती उनके लिए, बेचारे के लिए, तुमको आती है तो तुम सुन सकते हो, तो भी सुन सकते हो भाई, इसमें क्या बुरी बात है भाई सुनने में। वो बता रहा है कि भाई साहब, मैं बोट लेके, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो तुम ही बोट लेकर गए हो पानी के अंदर, और वो बोट बीच में अचानक में पानी का जो लेवल से वो कम हो जाता है। पानी धीरे 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 पानी गायब होने लग जाता है, विलुप्त होने लग जाता है, पानी का लेवल कम होने जाता है। और तुम बोलते हो कि भाई यार ऐसे कैसे पानी का लेवल कम हो गया, और वहाँ पर ही तुमको फिर कैंप लगाना पड़ता है भाई एक हफ्ते के लिए। फिर उधर सोचना पड़ता है कि हम खाना क्या खाएं। जंगल में जाए तो मस्कीटो मिल जाएंगे, यहाँ पे सैंड फ्लाइज है। अचानक में 4 घंटों में, क्या कभी भी अचानक में, फॉर एग्जांपल तुम्हारा नसीब अच्छा है तो 1 हफ्ते बाद बारिश हो गई, तो फटाक से पानी बढ़ गया और अचानक में सब जो तुम थे सूखा सूखा था सब चेंज हो गया। 15 फीट ऊपर तक पानी भर गया, झाड़ बह रहे भाई पानी में, लकड़ियाँ टूट के गिर रही है, सब गिर रहे हैं। अभी तुम देख रहे हो भाई मेरा मोटर चालू नहीं हो रहा है भाई, यार तुमको चप्पू मारना पड़ रहा है। मतलब इतना डेंजर सिचुएशंस have to be making decisions, and it doesn't matter if you believe that the river is rising or not. Everything today is like, well, I feel like it's this. We say, well, we think that this conflict happening in this country, I feel like this, and you might feel differently. You say they're all good guys. I say, well, they're all bad guys, or vice versa. I say, no, I think what they're doing is right. You say, oh, rising or not. Everything to decisions, and get this motor started. The motor doesn't start anymore, and so
Now we have to use poles to push ourselves off the side of the river. And it's like, you have to be making decisions, and it doesn't matter if you believe that the river is rising or not. Everything today is like, well, I feel like it's this. We say, well, we think that this conflict happening in this country, I feel like this, and you might feel differently. You say they're all good guys. I say, well, they're all bad guys, or vice versa. I say, I think what they're doing is right. You say, what they're doing is terrible. In the wild, we all ऐसे हरकत नहीं कर सकते अपन, ऐसे वाइल्ड में जाने के बाद मैं ऐसे हरकत नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. on this one thing. The river is rising, and if you disagree, you will die. And it's simple. फ्लो के साथ में चलना पड़ता है मेरे दोस्त. पानी बढ़ रहा है और तूने मस्ती में तू बोल रहा नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं करूँगा. भाई टाइम के साथ में चलना पड़ता है, जैसा टाइम आता है वैसा काम करना पड़ता है. So it simplifies life. And so that's the point where you go, oh, we're all on the same page. We're just tiny little animals on this giant planet. And so you remember that, because we experience life through our phones, through each other. And then when you're in the wild, you fall into the embrace of the elements. And I think that that's where we're supposed to live. That's where we always did live, except for the last 150 years. We've always had experiences. I mean, in the time I've spent in India, you talk to the farmers in Coorg, and they all go, oh yeah, there's my uncle, he's still got a tiger skin up in the attic, because back when we started the coffee estates, there were still tigers here. And you go, are there still tigers now? And they go, not really. And it's like, man, we used to have authenticity and some sort of balance. Every few years, maybe a tiger gets somebody. Most of the time, the tigers want deer. Mm-hmm. And so it's like, you have to live like that. You have to live in my uncle, he's still got a tiger. बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है भाई, अच्छे से सुनो. And up in the attic, because back in India, you talk to the farmers in Coorg, and they all go, oh yeah, there's my uncle, he's still got a tiger skin up in the attic, because back when we started the coffee estates, there were still tigers here. And you go, are there still tigers now? And they go, not really. And it's like, man, we used to have. बोल रहे हैं पहले अपन टाइगर सब प्रजातियों के साथ में रहते थे, अभी नहीं रह पाते अपन. Authenticity and some sort of वो असली ऑथेंटिक था वो चीज़ें. Balance. Every few years, maybe a tiger gets somebody. Most of the tigers want deer. Mm-hmm. And so it's like, you have to live like that. You have to live in balance with nature. And I think that's what we've forgotten. But for you coming with me into the jungle, I think you'd be like, wow, this is amazing, until the moment that we were doing something real. Indian jungles, Western Ghats versus Amazon, do the same rules apply? Or are they different in nature? Because I'm sure there must be some essence of both the places which is completely theirs. First of all, the main difference between the Indian jungle and the Amazon is that the Amazon is so big that you have these areas that are wild, where there's no people. In India, Western Ghats, there's areas that are deep jungle, but there's someone somewhere close. There's some tribal village, there's some other village. And so this thing of that the jungle is lawless is not, Indian Forest Department has rules. You can't just go doing whatever you want in the forest. And that's a good thing. This is in a place like India, if there wasn't rules, the whole forest would be gone. And we know from, the farmers that Western Ghats helps create the weather patterns that give rain to the irrigation for how much of India? A lot. And so without that rainforest, it would change the climate of India. So it's crucial to protect it. And of course, you have mining and development industries trying to destroy that whole thing for their own profit. And they're stealing from everyone else. Every other citizen, every farmer, every community, every indigenous group, all the people. वो बोल रहा है कि भाई जो लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो जंगल काट रहे हैं, जो लोग, उनको नहीं काटने देना चाहिए भाई जंगल. उन लोग अपने प्रॉफिट के चक्कर में उन लोग हर किसी से ताज़ी हवा छीन रहे, ताज़ी जंगल छीन रहे, ताज़ी लैंड छीन रहे, नेचर छीन रहे. Live in the cities. Those industries, when they destroy rainforest, they are stealing from them, polluting the rivers that people depend on for fish and for water and for irrigation. And so that's one of the things that I've been fighting to educate people on, is the idea that, if you were to come to a major office building and try to set it on fire, it would be an act of terrorism. You'd go to jail. But if we go to a forest and we use explosives to destroy the side of the mountain, and we cut down the forest and kill all the animals and burn the trees, somehow that's just called development.
बहुत डेंजर चीज़ बोला भाई, बहुत डेंजर चीज़ बोला। It's not development, it's murder. And at this point on Earth, we've lost वो बोल रहा है कि भाई मैं किसी की कंपनी में जाऊँ और उसको आग लगा दूँ तो उन लोग मेरे ऊपर मर्डर का केस डाल देंगे, बट वही सेम चीज़ तुम लोग जंगल के साथ में करते हो तो उसको तुम लोग डेवलपमेंट बोलते हो। बहुत जगह हो रहा है ऐसी चीज़ें भाई, ध्यान दो। जितने झाड़ बचाओगे, जितने झाड़ लगाओगे ना गाइस, उतना अच्छा है बहुत। percent of the wildlife on our planet. Not of the species, We have lost 50% of wildlife on our planet. but of 50% वाइल्ड लाइफ, भाई बुरा लगता है भाई मुझे ये सब सुनता हूँ तो। 50% वाइल्ड लाइफ को अपन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। total numbers of those species. So 50% of the life on our planet we've killed. 50% किल कर दिया गाइस। यहाँ पर गाइस मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा और अभी मैं ये वीडियो पूरा देखूंगा शायद, तो मैं इसके 3-4 पार्ट्स रिलीज़ करने की कोशिश करता हूँ। ये पार्ट 1 है। ओके, सायनारा।